क्या आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का रास्ता दिखाया? स्कूल में जिसे मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन वही इंसान आगे चलकर बना इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। वो व्यक्ति जिसने साबित कर दिया कि कल्पना ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर है। वो व्यक्ति जिसने विज्ञान को नई दिशा दी, और वो व्यक्ति जिसने ये समझाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब इनके दिमाग को निकालकर उस पर रिसर्च की गई थी, ये जानने के लिए कि इनके दिमाग में ऐसा क्या था जो ये इतने बड़े जीनियस थे। 14 मार्च 1879 में जर्मनी के वुर्टेनबर्ग स्टेट के उल्म शहर में एक यहूदी फैमिली में होता है एक नन्हे से बच्चे का जन्म। इनके पिता हरमन पेशे से एक इंजीनियर और बिजनेसमैन थे, और माँ पॉलिन हाउसवाइफ थी। लेकिन फिर आता है इन लोगों की जिंदगी में एक तूफान जो इन्हें उल्म शहर को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या होगी वह वजह कि हरमन और पॉलिन को अपने 1 साल के बच्चे को लेकर उल्म से म्यूनिख जाना पड़ा, और कौन था वह बच्चा जिसके जन्म लेते ही उसका कठिन समय शुरू हो गया? तो दोस्तों, ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, उनके जीवन के ऐसे सफर की जो छोटे से जर्मन शहर से शुरू होकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचा। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपकी सोच को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका, और आइए समय के इस महान साइंटिस्ट की कहानी शुरू करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन लोगों को जवाब जिन्होंने मेरी इस वीडियो पर बिना उस वीडियो के उद्देश्य को समझे बार बार कई भद्दे कमेंट किए हैं। जब आग सभी जगह लगी हो तब आग बुझाने की शुरुआत खुद के घर से की जाती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साल 1880 में जब अल्बर्ट लगभग 1 साल के थे, उनके माता पिता उल्म शहर छोड़कर वहां से अपना घर, काम सब कुछ छोड़कर म्यूनिख शहर आ जाते हैं, और इसका कारण होता है उनका यहूदी होना। एक्चुअली उस समय जर्मनी में यहूदी विरोधी हवा चल चुकी थी और उल्म में इसका असर बहुत ज्यादा था। और अब जब अल्बर्ट और उसकी पूरी फैमिली म्यूनिख आ चुकी थी, तो अल्बर्ट के पिता हरमन ने अपने भाई जेकब के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम था इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी खोली, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती थी। हरमन और पॉलिन की दूसरी संतान उनकी बेटी मारिया थी, जिसे अल्बर्ट प्यार से माजा कहते थे। माजा का जन्म 18 नवंबर 1881 को म्यूनिख शहर में ही होता है। अब दोस्तों, यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फैमिली भी नॉर्मल फैमिलीज की तरह कुछ परेशानियां झेलने के बाद कितनी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं था। हरमन और पॉलिन की चिंता का विषय थे अल्बर्ट, और चिंता का कारण था अल्बर्ट का 4 साल की उम्र तक भी नहीं बोल पाना। अल्बर्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो भाषा को पकड़ नहीं पाते थे जैसे दूसरे बच्चे कर पाते हैं। अल्बर्ट छोटी उम्र में ही घंटों अकेले खेला करते थे। उनके गेम्स कैसे होते थे पता है? जैसे ताश के पत्तों के ऊंचे ऊंचे घर बनाना। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो धीरे धीरे गुस्सैल होते जा रहे थे, चीजों को फेंकते थे, कोई उन्हें थोड़ा भी परेशान कर दे तो चिल्लाने लगते थे। एक बार तो उन्होंने एक टीचर पर गुस्से में चेयर भी फेंक दी थी। आइंस्टीन को अपने आसपास की दुनिया से अनसेटिस्फाइड क्यूरियोसिटी होने लगी थी। लेकिन एक दिन डिनर टेबल पर अल्बर्ट ने एक सेंटेंस बोला, और सेंटेंस था द सूप इज टू हॉट। और अब ये सुनकर और देखकर हरमन और पॉलिन के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने जब पूछा कि तुम अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे, तो अल्बर्ट ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। और अब बारी थी अल्बर्ट को स्कूल में एडमिशन दिलवाने की। तो 5 साल की उम्र में अल्बर्ट को कैथोलिक स्कूल में डाला गया, जो कि म्यूनिख में ही था। उसके बाद 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल चेंज किया और म्यूनिख के ही ल्यूपोर्ट जिम्नेशियम स्कूल में एडमिशन लिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, अब इस स्कूल का नाम ल्यूपोर्ट जिम्नेशियम स्कूल से बदलकर अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेशियम स्कूल हो गया है।
जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया था। कंपास के अंदर चुंबकों के घूमने के तरीके से अल्बर्ट बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें ये जानना था कि कंपास कैसे काम करता है और ऐसी चीजें जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती, उन्हें इनके बारे में समझना था। कंपास की सुई को घुमाने वाली मिस्टीरियस पावर की कल्पना करने की कोशिश ने अल्बर्ट के मन में एक ऐसा आश्चर्य जगाया जो जीवन भर उनके साथ रहा। इस अनुभव ने उन्हें फिजिक्स से प्यार करवा दिया और बाद में उन्होंने सापेक्षता, रिलेटिविटी के बारे में अपने सिद्धांत, अपनी थ्योरी को प्रस्तुत किया। बारह साल की उम्र में अल्बर्ट को ज्योमेट्री की किताब से भी काफी लगाव हो गया था। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने गणित और ज्यामिति के कॉम्प्लिकेशन सीख ली थी। वे पढ़ाई के बंधे बनाए तरीकों से बाहर निकलकर चीजों को समझना चाहते थे। हालांकि आइंस्टीन की सोच गहरी थी, लेकिन स्कूल में उनका प्रदर्शन औसत से भी नीचे था। उनके टीचर्स अक्सर शिकायत करते थे कि अल्बर्ट ध्यान नहीं देते और पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन असल में अल्बर्ट का दिमाग कक्षाओं की दीवारों से बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहा था। वे पढ़ाई में स्लो नहीं थे, बल्कि उनकी सोच समय से आगे की थी। आइंस्टीन के लिए गणित और भौतिकी हमेशा खास रहे। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी रुचि को समझा और अपने दम पर कॉम्प्लिकेशंस को हल करना शुरू किया। उनकी इस लगन को देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें हर संभव प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। बचपन के ये साल अल्बर्ट के व्यक्तित्व को आकार देने में बेहद इंपॉर्टेंट थे। परिवार का समर्थन और उनके अंदर की जिज्ञासा ने उन्हें इस काबिल बनाया कि ये बड़े होकर पूरी दुनिया को अपनी सोच से चकित कर सके। Natural log of constant multiplied by x equals the natural log since b equals y over x. Speaking truthfully, sir, your mere presence spoils my respect for the future of Prussian mathematics. साल 1894 में अल्बर्ट के पिता की कंपनी को म्यूनिक शहर में इलेक्ट्रिक लाइटिंग की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई और अब व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार जर्मनी से इटली चला गया, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने के बाद पाविया शहर में बस गए। लेकिन परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिक में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के आखिरी दिनों में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने के लिए इटली की यात्रा की और यहाँ उनके साइंस के प्रति जुड़ाव को देखिए। इटली में अपनी यात्रा के समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच हेडिंग के साथ एक शॉर्ट ऐसे लिखा था, जो बाद में काफी फेमस हुआ था। साल 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन वो इस एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। देखिए दोस्तों, इतने इंटेलिजेंट पर्सन भी फेल हो जाते हैं, इसीलिए अपने फेलियर को, अपनी असफलता को खुद पर हावी ना होने दें और असफलता के कारण खुद को कमतर आंकना छोड़ दीजिए। इस एंट्रेंस एग्जाम में अल्बर्ट को भले ही दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत कम ग्रेड्स आए हों, लेकिन अल्बर्ट ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में असाधारण ग्रेड प्राप्त किए थे। पॉलिटेक्निक में एडमिशन न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन काफी दुखी हुए। खैर, आइंस्टीन को स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। तब पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के ओरो शहर के ऑर्गोवियन कैंटोनल स्कूल में अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पूरी करने के लिए एडमिशन लिया। और क्योंकि इनका यहाँ स्विट्जरलैंड में कोई घर नहीं था, इसीलिए स्विट्जरलैंड में ये प्रोफेसर जॉन विंटलर के घर पर रहने लगे। I'm congratulating you. We Wintlers respect a true rebel. You are welcome here for as long as you like. Thank you, sir. प्रोफेसर जॉन विंटलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटलर की बेटी मेरी से प्यार हो गया। हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्यार किया था। वैसे उनके 3 रिलेशनशिप्स रहे थे। आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में भी। हालांकि उनकी शादी मेरी से नहीं हो पाई, लेकिन मेरी अल्बर्ट आइंस्टीन का फर्स्ट लव थी। इसके साथ ही आइंस्टीन का पूरा ध्यान अपनी स्टडीज पर भी था। वह फिजिक्स के बारे में गहराई से स्टडी किया करते थे।
नेक्स्ट ईयर अल्बर्ट ने फिर से स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और फाइनली अल्बर्ट सफल होते हैं और उन्हें स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता है। But I think it is an excellent plan. Welcome to Zurich Polytechnic. Thank you, sir. Thank you. और इस बार सफल होने पर अल्बर्ट बहुत खुश हुए, उन्हें खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ और ऐसा होना भी चाहिए। अब दोस्तों आपको इनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। पॉलिटेक्निक में फर्स्ट डे ही क्लास में अल्बर्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। तभी क्लास में मौजूद एक स्टूडेंट ने अपना हैंड रेज किया और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर दिया। इस स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मेरिक। मिलेवा मेरिक एक 20 वर्षीय सर्बियन थी जिसने इस साल ही पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया था। वो इस टीचिंग डिप्लोमा कोर्स के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 6 स्टूडेंट्स में से एकमात्र फीमेल स्टूडेंट थी और यहाँ इनकी इंटेलिजेंसी को देखकर अल्बर्ट अमेज हो गए। उस समय आइंस्टीन को लगता था कि उनका जो आईक्यू लेवल है उतना या उससे ज्यादा आईक्यू किसी का भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मिलेवा को देखा तो उनके होश उड़ चुके थे और यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक की फ्रेंडशिप हो गई और फ्रेंडशिप देखते देखते प्यार में बदल गई। दोनों मिलते थे, बातें करते थे, साथ में फिजिक्स सॉल्व किया करते थे। उस समय आइंस्टीन ने अलग अलग थ्योरीज पर अपना काम भी शुरू कर दिया था। और दोस्तों मिलेवा मेरिक के बारे में कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जितनी भी रिसर्चेस थी, थ्योरीज थी, उसमें मिलेवा मेरिक ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। साल 1900 में फाइनली अल्बर्ट ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और फिर अल्बर्ट को यहाँ से पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन वहीं जुलाई 1901 में मिलेवा मेरिक प्रेग्नेंट हो गई और इस बच्चे के पिता कोई और नहीं अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे। और इस समय मिलेवा मेरिक अपनी एकेडमिक एग्जाम में भी फेल हो गई। अपने करियर को लेकर चिंतित मिलेवा ने दूसरी और आखिरी बार एकेडमिक एग्जाम भी दी, लेकिन वो दोबारा फिर से फेल हो गई और अब पॉलिटेक्निक से उसे डिग्री देने से मना कर दिया गया। इधर अल्बर्ट ने भी प्रेग्नेंट मिलेवा मेरिक से शादी करने से इनकार कर दिया और इसका कारण ये था कि अल्बर्ट अब तक बेरोजगार थे और एज अ ट्यूटर बच्चों को पढ़ाकर मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। जनवरी 1902 में मिलेवा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम लिसरल था। अनफॉर्चुनेटली इस बच्ची ने बहुत कम समय में दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1903 में मिलेवा मेरिक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड में शादी की। यहाँ आइंस्टीन को बौद्धिक संपदा के लिए फेडरल ऑफिस में नौकरी मिल गई थी और फिर साल 1904 में उनके पहले बेटे हंस अल्बर्ट का जन्म हुआ। और अब साल आता है 1905 जो कि अल्बर्ट की वैज्ञानिक थ्योरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहा। साल 1905 में प्रस्तावित अनुस मिराबिलिस पेपर्स 4 लेखों से रिलेटेड है जिसे आइंस्टीन ने 1905 को एनालैंड डेर फिजिक्स नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका में पब्लिश किया था, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने बाद में क्वांटम सिद्धांत को जन्म दिया, ब्राउनियन गति, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E = mc² शामिल थे। इन 4 लेखों ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव के लिए काफी योगदान दिया है और यूनिवर्स, टाइम और मैटर पर लोगों की सोच को बदला है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में अपने विशेष सापेक्षता सिद्धांत के हिस्से के रूप में E = mc² को फॉर्मुलाइज किया था। उन्होंने उस वर्ष जून में प्रकाश और समय के गुणों के बारे में पहली बार एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। कुछ महीनों के बाद वे एक नए निष्कर्ष पर पहुंचे जिसने हमें ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन दिया। ये भौतिकी में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी अवधारणा थी जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच फंडामेंटल रिलेशनशिप पर हमारी समझ को नया रूप दिया। इस इक्वेशन से उन्होंने दुनिया को बताया कि सब्सटेंस को एनर्जी में और एनर्जी को सब्सटेंस में बदला जा सकता है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी इनका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन जैसी परमाणु प्रतिक्रियाएं द्रव्यमान के एक छोटे से भाग को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करके भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती हैं। और अगले कुछ वर्षों में मेरिक और उनके पति अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बदलते टीचिंग पोस्ट के कारण कई बार दूसरे शहरों में चले गए। वे 1909 तक बर्न में रहे और फिर ज्यूरिख चले गए। साल 1910 में उनके दूसरे बेटे एडवर्ड का जन्म हुआ
साल 1911 में वे दोनों प्राग चले आए, जहां आइंस्टीन ने चार्ल्स विश्वविद्यालय में एक टीचिंग पोस्ट को संभाला। एक साल बाद वे ज्यूरिख लौट आए, क्योंकि आइंस्टीन ने अपने अल्मा मैटर में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया था। यहाँ मैं बता दूं कि अल्मा मैटर शब्द का इस्तेमाल उस स्कूल या कॉलेज के लिए किया जाता है जहां से कोई व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करता है। और अब जुलाई 1913 में मिलेवा मेरिक अपने पति अल्बर्ट के बर्लिन में ट्रांसफर होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी थी। उन दोनों की मैरिड लाइफ में 1912 से ही स्ट्रेस चल रहा था। मिलेवा मेरिक, जो कभी बर्लिन जाना ही नहीं चाहती थी, उसने जर्मनी छोड़ दिया और अपने बच्चों को वापस ज्यूरिख लेकर आ गई। और इस तरह अल्बर्ट और मेरिक के बीच का अलगाव स्थायी हो गया। अलगाव के 5 वर्षों के बाद अल्बर्ट और मिलेवा मेरिक ने 14 फरवरी 1919 को तलाक ले लिया। और जब 5 इयर्स तक अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा मेरिक से दूर रहे थे, तब उनका जुड़ाव उनकी कजिन एल्सा से हुआ था। बहुत ज्यादा इमोशनल सिचुएशंस थी अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ की। और अगर आप इसे डीपली समझना चाहते हैं तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करूंगी, जीनियस, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ पर बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती है, उनसे आप भाग नहीं सकते हो। बहरहाल हम अपनी स्टोरी पर पहुंचते हैं। साल 1919 में मिलेवा मेरिक से तलाक के बाद अल्बर्ट अपनी कजिन एल्सा से शादी करते हैं। और जहां तक बात रही फाइनेंशियली सिचुएशन की, तो पैसों के लिए स्ट्रगल तब भी था और अब भी था। फेडरल ऑफिस में एज अ क्लर्क भी आइंस्टीन ने काम किया था। और इस समय पर भी अल्बर्ट आइंस्टीन अपने फिजिक्स को नहीं छोड़ पाए थे। उनकी रिसर्च चालू ही रहती थी। यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, अगर हम लाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, एटसेट्रा। साल 1905 में ही आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी जैसी मिरेकलस थ्योरीज दी थी, जिसने आगे चलकर दुनिया का नजरिया ही बदल दिया था। इसीलिए 1905 इस ईयर को आइंस्टीन मिरेकल ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ये काम अल्बर्ट आइंस्टीन ने मात्र 26 ईयर की एज में किया था। और अब साल 1922 को अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सिद्धांत के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइंस्टीन की लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ जर्मन फिजिकल सोसाइटी का पद मिला। अब सारी दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलाने लगे। इनकी थ्योरी से सारी दुनिया इम्प्रेस हुई। आइंस्टीन को अब नेम, फेम सब कुछ मिलने लगा। और अब आइंस्टीन केवल फिजिक्स की ब्रांच में ही नहीं, बल्कि अदर ब्रांचेस के लिए भी रिसर्चेस करने लगे थे। उनके गैर वैज्ञानिक कामों में अबाउट जायोनिज्म, व्हाई वार, माई फिलोसॉफी और आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब एक्सपेरिमेंटली भी उनकी सारी थ्योरीज प्रूव की जा चुकी थी, मतलब इन थ्योरीज को सही साबित किया जा चुका था। और अब आइंस्टीन फेमस हो चुके थे। न्यूज हेडलाइंस और इनके इंटरव्यूज की सभी तरफ चर्चाएं हो रही थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी, आइंस्टीन ने खुलकर इसका विरोध किया था। उन्होंने शांतिवाद को अपनाया और हमेशा कहा कि युद्ध मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके इन विचारों के कारण उन्हें अपने समय में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। साल 1933 में नाजी पार्टी के उदय के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनके यहूदी होने के कारण नाजी सरकार ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया, यहाँ तक कि उनका घर जब्त कर लिया और उनके शोधों को नष्ट करने की कोशिश की गई। जर्मनी से पलायन के बाद आइंस्टीन ने अमेरिका में शरण ली। यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक यात्रा को जारी रखा और शांति के दूत के रूप में अपनी भूमिका निभाई। आइंस्टीन के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब हुई जब उनकी थ्योरीज का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया गया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के उपयोग को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरा काम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं कभी इसे विकसित नहीं करता। परमाणु बम की तबाही के बाद आइंस्टीन ने अपना शेष जीवन शांति और परमाणु हथियारों के उन्मूलन, एलिमिनेशन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से वैश्विक शांति की अपील की।
और अब अप्रैल 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन आइंस्टीन ने इन सभी के लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं प्रकृति के नियमों को शांति से स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है, अब जाने का समय आ चुका है। साल 18 अप्रैल 1955 को 76 इयर्स की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द जर्मन में थे, जिसे हॉस्पिटल का स्टाफ समझ नहीं सका, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके जीवन का हर शब्द, हर काम मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया। आइंस्टीन का योगदान सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक इंसान की सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। उनके विचारों से परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक युग का जन्म हुआ। आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो शांति और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा कहा, शांति बल द्वारा नहीं बल्कि समझ के माध्यम से पाई जा सकती है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता की भलाई के लिए ही होना चाहिए। आज उनकी खोजों का उपयोग दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को हल करने के लिए किया जा रहा है। सोलर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर क्षेत्र में आइंस्टीन की सोच की छाप है। आइंस्टीन का मानना था कि जिज्ञासा और कल्पना ज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने ये सिखाया कि असली सफलता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। आज अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचार का प्रतीक है। एक ऐसा विचार जो हर सीमा, हर बाधा को पार कर इंसानियत को आगे ले जाने का हौसला देता है। और दोस्तों, मेरी राय में तो हम सभी को अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से सीखना चाहिए कि निरंतर जिज्ञासा और सीखने की ललक हमें जीवन में कितना सक्षम बनाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि असफलताएं भी सफलता की कुंजी होती है। उन्होंने कई बार असफल प्रयोग किए, कई बार उनका मजाक उड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके लिए हर असफलता एक नया लेसन थी। वो कहते थे, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैं बस ऐसे 10,000 तरीके जान गया कि ये काम नहीं करता। दोस्तों, क्या आप भी अपनी असफलता को सफलता की ओर एक कदम बढ़ने के रूप में देख सकते हैं? आइंस्टीन के जीवन से एक और बड़ी सीख मिलती है, सोचने का तरीका बदलो। वो सिर्फ फिजिक्स के महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे परंपरागत सोच को छोड़कर नए तरीकों से समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। उनका प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत इस सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आइंस्टीन ने यह भी सिखाया कि सच्चा संघर्ष वही है जो अपने सिद्धांतों और विचारों पर विश्वास बनाए रखता है। वो न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि एक शांति के रक्षक थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने नाजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई, मानव अधिकारों की रक्षा की और हमेशा सही का साथ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइंस्टीन हमें ये सिखाते हैं कि विनम्रता और सिंप्लिसिटी से बड़ी कोई चीज नहीं। दुनिया भर में उनकी प्रसिद्धि के बावजूद वे हमेशा अपने जीवन को बहुत साधारण रखते थे। वो कभी भी अपने वैज्ञानिक योगदान को अपनी महानता नहीं मानते थे। जिज्ञासा, संघर्ष, अलग सोचने का तरीका, विनम्रता और विश्वास, ये सभी हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि दिलाने का मार्ग है। तो क्या आप सभी तैयार हैं आइंस्टीन की तरह अपनी सोच को बदलने के लिए? अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो लेकर आ सके। और हाँ, आइंस्टीन की कहानी से जुड़ी अपनी राय या विचार हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।